स्टूडेंट्स, कल हमारा जो टॉपिक हमने लास्ट किया था वो नियोजन पे किया था, प्लानिंग पे। उससे नेक्स्ट टॉपिक जो बेटा आपका जो चैप्टर नंबर 5 है वो जो स्टार्ट होता है उसका नाम है संगठन। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसमें इसके अधिगम उद्देश्य दे रखे हैं कि हमें क्या क्या सीखना है, क्या क्या उसके उद्देश्य है सीखने के। सबसे पहले अधिगम उद्देश्य हम देखते हैं। इस अध्ययन के अध्याय के बाद आप संगठन की अवधारणा परिभाषा कर पाएंगे कि संगठन है क्या, उसे बता पाएंगे। संगठन की प्रक्रिया की व्याख्या कर पाएंगे कि संगठन प्रोसेस है क्या। संगठन के महत्व का वर्णन कर पाएंगे, क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस है। कार्यात्मक संगठन का अर्थ, गुण, दोष की व्याख्या कर पाएंगे। प्रभागी संगठन का अर्थ, गुण, दोष की व्याख्या कर पाएंगे, गुण दोष की व्याख्या कर पाएंगे। औपचारिक व अनौपचारिक संगठन में अंतर कर पाएंगे। अधिकार अंतरण व विकेंद्रीकरण अवधारणा को समझा पाएंगे। अधिकार अंतरण व विकेंद्रीकरण के महत्व को समझा पाएंगे। अधिकार अंतरण व विकेंद्रीकरण के अंतर को समझा पाएंगे। इससे नेक्स्ट स्टेप हम इनकी डीपली जितने भी हमारे अधिगम उद्देश्य है इन्हें प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम संगठन का अर्थ जानते हैं। देखो संगठन क्या होता है। देखो प्रबंधन का सबसे पहला कार्य होता है नियोजन, दूसरा कार्य होता है संगठन, तीसरा होता है तीसरा जो हमारा होता है इसका कार्य वो होता है बेटा नियुक्तिकरण करना, चौथा निर्देशन और पांचवा होता है नियंत्रण। तो दूसरा संगठन का कार्य क्या है हमारा, वो प्रबंधन का जो कार्य वो है संगठन। संगठन का अर्थ देखो क्या होता है कि किसी भी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भाई हमारे कुछ ना कुछ एक प्रबंध के उद्देश्य होते हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास सोर्सेज होते हैं, यानी जो हमारे पास साधन होते हैं, उनको सही व सर्वोत्तम ढंग से समायोजित करना। यानी जो हमारे पास सोर्सेज हैं उसको ऐसा समायोजित करना है, यानी हमें इस प्रकार बांटना है जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए, या इस कार्य की बांटने को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, संगठन कहा जाता है। यानी जो सब कार्य हमारा जो हमारे सोर्सेज हैं उसको अपने ह्यूमन राइट्स को या जब हमें उनसे जो बांटना है, यानी हमारे जो ह्यूमन सोर्सेज हैं उनको जो बांटना है, ये सब क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। अगर हम एक पूर्ण रूप में कहें तो इसका अर्थ जो बता रखा है बुक में ना देख के मैं अलग से बता रहा हूँ बेटा। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी उपक्रम के साथ साथ कार्य करते हैं तो इन व्यक्तियों के मध्य कार्य को बांटने की आवश्यकता होती है, इसी का नाम संगठन है। ये परिभाषा या इसका अर्थ मैं आपको भेज भी दूंगा पीडीएफ में। किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्पादन के साधनों को सर्वोत्तम ढंग से समायोजित करने के कार्य को संगठन कहा जाता है। अब बुक में देखते हैं बेटा, बुक में कैसे कैसे अभी से विस्तार पूर्वक और पढ़ लेते हैं बुक से। संगठन संरचना का किस प्रकार की जाती है, इसे आप एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि विद्यालय का उत्सव किस प्रकार इतने उत्साहपूर्वक मनाते हैं। देखो जो विद्यालय के अंदर जो भी प्रोग्राम होता है हम उसे उत्साहपूर्वक मनाते हैं तथा सब मिलकर उसे सबसे मिलकर ही संभव होता है। देखो जब भी कोई विद्यालय का प्रोग्राम होता है तो सभी बच्चे और टीचर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके पीछे वह सब किस प्रकार से होता है जिसकी आप इच्छा करते हैं। इस संपूर्ण कार्य को ग्रुपों में बांट दिया जाता है। सजावट वाली समिति को दी जाती है, खाने पीने वाली समिति को, टिकट समिति को दी जाती है इत्यादि को अपने अपने कार्यों के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी हमने क्या करा, कार्य को बांट दिया, काय में, सजावट समिति में, खास समिति में और टिकट समिति में। और ये क्या अपने अपने कार्यों के क्षेत्र में कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाता है। यह संपूर्ण कार्य एक प्रभावी नेतृत्व में किया जाता है। यानी जो भी कार्य किया जाता है किसी न किसी की लीडरशिप में किया जाता है। भाई किसी भी प्रोग्राम को अगर ऑर्गेनाइज करा जाता है तो उसका एक लीडर भी होता है। वो लीडर क्या करता है, सभी कार्य को धीरे धीरे सभी पर जो जिसका काम होता है उसे बांट देता है, उसे जो उसके प्रति उत्तरदायित्व होता है। अतः सभी ग्रुपों में आपसी समन्वय बनाए रखने के प्रत्येक ग्रुप को स्वयं के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को प्रत्यक्ष तौर पर समझने हेतु सामंजस्य स्थापित किया जाता है। ये सभी क्रियाएं संगठन कार्य का अभिन्न अंग है। तो संगठन क्या है कि किसी भी कार्य को टुकड़ों में बांटकर उसे सौंप देने की क्रिया को क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है।
देखो आगे इन्होंने थोड़ा सा इसमें दे रखा है, यह भी जानिए। इसमें थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं बेटा कि विप्रो भारत की एक तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। अजीम प्रेमजी विप्रो के गैर कार्यकारी निर्देशक और संस्थापक हैं। विप्रो के वर्तमान चेयरमैन अजीम प्रेमजी के बेटे ऋषद प्रेमजी हैं। कौन है इसके? उसके प्रेमजी के बेटे ऋषद प्रेमजी हैं। विप्रो ने वर्ष 1819 में लगभग, देखो ये जो साइन दे रखा है ऐसे बना के बीच में, ये डॉलर का होता है, 5 लाख, ये कह रहा 5,89,060 डॉलर का मिलियन का कारोबार किया था। IBM विश्व की आईटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है जिसकी शुरुआत वर्ष 1911 में न्यूयॉर्क में हरमन होल्डी द्वारा की गई थी। अब आगे चलते हैं बेटा, इसमें देखते हैं संगठन प्रक्रिया के कदम, यानी क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या कदमों की आवश्यकता होती है, यानी क्या क्या हम उसमें करना पड़ता है। देखो इसे विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। संगठन प्रक्रिया में इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ कदमों को अनुक्रमों को ध्यान में रखना आवश्यक है। यहाँ हम एक उदाहरण के माध्यम से संगठन को समझाने का प्रयास करेंगे। संगठन को कैसे बनाया जाता है। काल्पनिक कीजिए कि 12 छात्रों द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश में पुस्तकालय के लिए कार्य किया जाता है। क्या कह रहा? कल्पना, यानी हमें इमेजिंग करनी है, हमें वो करना है कि 12 छात्रों द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश में पुस्तकालय के लिए कार्य किया जाता है। एक शाम छात्रों को नए प्रकाशित माल की अलमारी में उतारने, रद्दी कागजों में पैकिंग सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। यदि सभी छात्र द्वारा स्वयं की इच्छा से कार्य किया जाएगा तो यह एक असुविधा की स्थिति पैदा होगी। यानी आपने देखा होगा कि यदि हम सभी छात्रों कह दें कि भाई ऐसा ऐसा ये काम कर लो, तो वे आपस में लड़ेंगे भी और कोई काम ढंग का नहीं होगा। यानी उनमें क्या होगा? असुविधा की स्थिति पैदा होगी। यदि उनमें से एक छात्र अथवा छात्रों को विभिन्न ग्रुपों में विभाजित कर दे, यानी हमने क्या करा, 12 के हमने ग्रुप बना देंगे, इनसे क्या करेंगे, कार्य को ग्रुप में बांट देंगे। कार्य को विभाजित करके प्रत्येक ग्रुप को कार्य तथा उसकी मात्रा सौंपी जाएगी कि आपको इतना कार्य करना, ठीक है, तथा उसके आपसी संबंधों में माधुर्य की भावना को जागृत किया जाएगा। यानी उनके ग्रुप में जो क्या होगा, एक प्रेम की भावना भी जागृत की जाएगी। कार्य ये किया जाए तो कार्य अच्छा भी होगा और जल्दी भी होगा। आगे दे रखी संगठन की अवधारणा। देखो संगठन की अवधारणा में इसकी थोड़े बताया गया इसे संगठन एक प्रक्रिया है जो कार्य को समझने, वर्गीकरण करने, अधिकरण, अंतरण और परिभाषित करने और मनुष्य के अत्यधिक कार्य कुशलता के साथ लक्ष्य को प्राप्ति हेतु जो कार्य करने के लिए संबंध स्थापित करता है। यानी इसका मीनिंग हो गया है, यानी इसका अर्थ हुआ हमारा कि बस वही जो हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि कार्य को ग्रुप में बांटकर करवाना ही संगठन कहलाता है। उन्होंने भी यही बताया कि संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कार्य को समझने तथा वर्गीकरण करने, अधिकार अंतरण को परिभाषित करने तथा मनुष्य को अत्यधिक कार्य कुशलता के साथ लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए संबंध स्थापित करता है। किसकी परिभाषा है? लुईस एलन। दूसरा इन्होंने बताया संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यों को परिभाषित तथा वर्गीकृत किया जाता है। उन्हें विभिन्न व्यक्तियों को सौंपकर उनके अधिकार संबंधों को निश्चित किया जाता है। कौन है? थियो हैमन। अब नीचे आते हैं बेटा, नीचे डार्क हो रहा, उपयुक्त विवरण द्वारा संगठन प्रक्रिया के निम्नलिखित कदम प्रदर्शित होते हैं। देखो सबसे पहले कार्य की पहचान तथा विभाजन, यानी हमें क्या प्रोसेस में सबसे पहले क्या करना है, यानी प्रक्रिया हमें क्या अपनानी। सबसे पहले तो आप कार्य को पहचानोगे, फिर उसे बांटोगे। संगठन प्रक्रिया का सबसे पहला कदम होता है पूर्व निर्धारित योजनाओं की पहचान करना और कार्य को विभाजित करना। कार्य को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि कार्य करने में पुनरावृत्ति ना हो। यानी हम ऐसा नहीं कि कार्य कर रहे फिर उसे दोबारा कार्य को पुनरावृत्ति ना हो, और सभी कर्मचारियों को कार्य का भार विभाजित किया जाए, यानी उन्हें कार्य बांटा जाए। अब आता है विभागीकरण। अब हमें डिपार्टमेंट बनाने हैं। इसमें कार्य को जब छोटी छोटी और प्रबंधकीय क्रियाओं में विभाजित किया जाता है तो उनमें से जो क्रियाएं समान प्रकृति की होती है तो उनका साथ साथ सामूहिकरण किया जाता है। इस प्रकार का निर्धारण विशिष्टीकरण को और आसान बनाता है। अतः इस समूहबंध अथवा समूहीकरण करने की क्रिया को विभागीकरण कहा जाता है। कुछ लक्षणों को आधार मानकर
ही विभाग की रचना की जाती है। उनमें से अत्यधिक प्रचलित है जैसे उत्पादन, उपकरण, उत्पादन होगा और दूसरा का होगा क्षेत्र में। उत्पादन में क्या दे रखे, उपकरण यानी मशीनीकरण करना, प्रसाधन और वस्त्र। तथा कह रहा क्षेत्र उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हो सकते हैं। अब आता है कर्तव्यों का निर्धारण। कर्तव्यों के निर्धारण में देखते हैं बेटा, इसे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। विभिन्न कर्मचारियों के बीच कार्यों को निर्धारण अत्यंत आवश्यक होता है। जब एक बार विभागों को निर्मित कर दिया जाता है तो उनके प्रत्येक कार्य को व्यक्ति को सौंप दिए जाते हैं। इनके पश्चात विभिन्न कार्यों को प्रत्येक विभाग के सदस्यों में उनकी कुशलता व सक्षमता के अनुसार बांट दिया जाता है। प्रभावी निष्पादन के लिए एक व्यक्ति की कार्य की प्रकृति तथा उसकी योग्यता और सामंजस्य स्थापित करना अत्यंत आवश्यक होता है। कार्य विभाजन में यह भी जरूरी है कि सर्वोत्तम कार्य करने के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति को ही चुना जाए। इसे नेक्स्ट टॉपिक है वृत्तांत संबंध स्थापित। वृत्तांत संबंध स्थापित में देखो रिपोर्टिंग, इसमें पता रखा वृत्तांत मतलब रिपोर्टिंग यानी रिपोर्ट भी करनी। केवल कार्य को आवंटित करना ही पर्याप्त नहीं होता। आप किसी ग्रुप के वो हो लीडर, आपका काम हो गया कि आपने कार्य तो बांट दिया, पर कार्य बांटने के साथ में उसकी रिपोर्टिंग भी लेनी है आपको। अपितु प्रत्येक कर्मचारी को यह पता होना चाहिए कि उसे किसके निर्देश प्राप्त करने हैं और वह किसके प्रति उत्तरदायित्व और जवाबदेही है। कर्मचारियों को सोपानिक ढांचा तैयार करने तथा विभिन्न विभागों में सामंजस्य स्थापित करने में इस प्रकार का स्पष्ट संबंध स्थापना ही सहायता करता है। देखो दोबारा फिर पढ़ लेते हैं इसे। केवल कार्य को आवंटित करना ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु प्रत्येक कर्मचारी को यह पता होना चाहिए कि उसे किसके निर्देश प्राप्त करने हैं और वह किसके प्रति उत्तरदायित्व और जवाबदेही है। यानी कोई कर्मचारी अपना कार्य बांटते हैं, उन्होंने कार्य ले लिया, तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि मुझे किसे रिपोर्ट करनी है इस कार्य के प्रति। कर्मचारियों को सोपानिक ढांचा तैयार करने तथा विभिन्न विभागों में सामंजस्य स्थापित करने में इस प्रकार का स्पष्ट संबंध ही सहायता करता है। बेटा ये आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे। ओके बेटा।